हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं कल के क्विकली रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था इनकम टैक्स डे मनाया गया 24 जुलाई को, और पूरे देश में E20 ईंधन को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। E20 बोले तो एथेनॉल 20%। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो अल्जीरिया ने किया हुआ है। और अभी हाल ही में रसिया और चाइना के बीच में नॉर्थ इंटरैक्शन नाम का सैन्याभ्यास हुआ है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र बसंटू को नियुक्त किया गया है। और नामंग्या सी खेम्पा ये सोमालिया में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। और अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। भारतीय मूल के एस विंसेंट राजकुमार इनको इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत मेगा वृक्षारोपण अभियान किया 22 जुलाई को। और अभी हाल ही में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू हुआ संसद की एक घोषणा के अनुसार। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। आज हम लोग बात करेंगे 14 क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि एक नई पहल शुरू की गई है। लास्ट में कुछ जो बचे खुचे क्वेश्चन रहते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो उनको वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है। बाकी हम लोग 10 क्वेश्चन तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य द्वारा राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया? तो देखो, मैंने कल ही आपसे बताया था कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी डाटा आएंगे। तो आप बेहतर होगा कि अपने नोट्स में एक पेज बना लो और उसमें लिख लो संसद का मानसून सत्र। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो जो भी घटनाएं आए उनको आप वहां पर नोट डाउन करते जाओ। और ये क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन का आंसर क्या है। अनुराग ठाकुर, इन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक पेश किया है। ये क्या है? सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट के तहत दोस्तों होगा ये कि जो पायरेसी होती है ना मूवीज की, पायरेसी मतलब समझ रहे हो, जो आप टेलीग्राम वगैरह से ढूंढ करके चुपके से मूवी देख लेते हो रिलीज होने के बाद तुरंत ही, ठीक है, ये सभी पायरेसी के तहत आती है। तो और बहुत सारी पायरेटेड वेबसाइट भी होती हैं जो फ्री में मूवीज वगैरह दिखा देती हैं ऐड के बदले, है ना। तो ये सभी पर बैन लगाने के लिए या कहीं इन सब पर प्रतिबंध या इस पर लीगल कानून बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इसमें और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जो सेंसर बोर्ड होता है, उस सर्टिफिकेट में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, कई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। और इसकी डिमांड बहुत पहले से हो रही थी। देखो, भारत में ना जो था वो यूए का सर्टिफिकेट मिलता है, ये आप देखे ही होंगे, मूवी शुरू होने से पहले जो एक ऐसे सर्टिफिकेट बन करके आता नहीं है, लिखा रहता है यूए आ वा करके, वही होता है। तो वो सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया रहता है उस फिल्म के लिए। तो उसमें जो कैटेगरीज थी वो मोस्टली 18+ या ऐसे ही करके थी, और कोई ऐसा नहीं था मतलब कि कई सारी कैटेगरी में अलग अलग टाइप से सर्टिफाइड किया जाए। लेकिन देखो, अब समय के साथ बढ़ते बढ़ते होता है ना कि मूवीज में भी अलग अलग टाइप बन रहा है। कुछ में है कम गाली दे रहे हैं, कुछ में है डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, कुछ में है ज्यादा गाली दे रहे हैं। तो इन सब को लेकर के विवाद होता रहता है, और होना भी चाहिए। मतलब कुछ मूवीज पेरेंट के साथ बैठ कर देखोगे, कुछ मूवीज जो है अकेले देखोगे। तो ये सबको करते हुए ना एक ऐसा कैटेगरी सिस्टम बनाया गया कि कुछ जो जैसे जो ज्यादा हार्मफुल है, जैसे जो मतलब क्राइम वाला ज्यादा है, तो क्राइम वाला कोशिश किया जाए कि 16 या 18+ लोगों को ही दिखाया जाए। जो 7+ के बच्चे हैं या 13+ के बच्चे हैं उनको ना देखने को मिले। ये सब को लेकर के एक बार बहुत पहले, अगर मैं बताऊं 6 महीने पहले ऐसे एक बात बवाल उठा था। ठीक है, तो उसको लेकर के बातचीत चली थी, लेकिन वो बिल अब लाया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि ये जो सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक है, इसके तहत दो चीजें होंगी। एक तो जो पायरेसी है उस पर रोक लगेगी, और दूसरा ये टाइप के अंडर UA7+, UA13+, UA16+, इसका नया वर्गीकरण या कहें कि इस टाइप का भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। क्लियर है? अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पायरेसी की वजह से 2019 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वो भी 2019 में। सोचो, 3-4 साल पहले। आज कितना हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? वो बन गए हैं दोस्तों नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक आप जानते हो, ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं और कहाँ के सीएम हैं? ओडिशा के।
ये ज्योति बसु जी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं, यानी इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज्योति बसु जी ये पश्चिम बंगाल के सीएम थे और इनका रिकॉर्ड तोड़ करके नवीन पटनायक दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी पहले स्थान पर नहीं है। पहले स्थान पर पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के थे, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है। आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम का, ओडिशाज नवीन पटनायक रिप्लेस वेस्ट बंगाल ज्योति बसु एज ए सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया। तो सेकंड लार्जेस्ट ये सर्विंग सीएम है। 23 साल 139 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेडी पार्टी से हैं। 5 मार्च 2000 को ये पहली बार सीएम बने थे और तब से हैं। सबसे लंबा कार्यकाल सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का है, जो 24 साल 166 दिन तक रहे थे सीएम। कब से कब तक? 1994 से 2019 तक। अगला, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लो। उड़ीसा यहाँ पर है इंडिया के मैप में। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। नवीन पटनायक जी सीएम है। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा में ही दोस्तों चिल्का झील है, अनसोपा झील है, कांजिया झील है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका पार्क मैंने आपको बताया था ये मैंग्रोव वन पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है, ठीक है ना। ये घुमरा, छाऊ सवारी, पैका, गरुड़ाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के उड़ीसा के। और बाकी राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय पुष्प है अशोक। अगला, हाल ही में कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन दोनों की जोड़ी जो है ना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। कोरिया ओपन ये दोनों जीत लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में किसी ने जीता हुआ है ये, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। इंडोनेशिया को हरा करके इन्होंने कोरिया ओपन जीता हुआ है। किसको हराया? इंडोनेशिया को। तो यानी कि इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को, मोहम्मद रियान आर्दिंतो इन दोनों को और फजर अल्फियान इन दोनों को हरा करके इन्होंने जीता हुआ है। अच्छा, इसमें सिंगल का विजेता कौन रहा? तो मेन सिंगल के विजेता रहे एंडर्स एंटोनसेन, सिंगापुर के लोहकीन को हरा करके जीते। विमेन्स सिंगल की बात करें तो सी यिन रही, ये ताई तुजू यिंग को हराई, ताइवान की है ताई तुजू यिंग। सात्विक और चिराग के बारे में अगर बात करें तो इस साल का स्विस ओपन भी जीत चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप भी जीते थे, इंडोनेशिया भी जीते थे ओपन, ठीक है। ये सब बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ में भी भारत को गोल्ड दिलाया था। थॉमस कप जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। सुपर 300 यानी सैयद मोदी और स्विस ओपन भी जीत चुके हैं लोग। तो कुल मिलाकर के इनकी जोड़ी जो है ना युगल में इस समय बेस्ट परफॉर्म कर रही है और ये भारतीय जोड़ी है। आपको अगर याद हो, अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने सबसे तेज स्पीड से स्मैश करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अगला, भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार के रूप में दिया? तो भारत ने दोस्तों अभी वियतनाम को आईएनएस कृपाण ये गिफ्ट किया हुआ है, भारत के द्वारा वियतनाम को दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? देखो, वियतनाम अगर आप लोकेशन देखोगे ना वर्ल्ड मैप में तो दक्षिण चीन सागर के पास में पड़ता है। तो इससे भारत चाह रहा है कि दक्षिण चीन में भी अपना कोई एक मित्र मुल्क हो जो जिसकी मदद से दक्षिण चीन में जो चीन का जो आधिपत्य है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर भी थोड़ा बहुत निगरानी किया जाए। मतलब कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली उसको भी प्रेशराइज किया जाए, जैसे चाइना वाले करते नहीं है कि कभी श्रीलंका को मिला लिए, कभी पाकिस्तान को मिला लिए, बांग्लादेश को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, कोई बंदरगाह ले लिए, जिससे भारत पर दबाव बना रहे कि देखो ये तो यहाँ तक आ गए हैं। ऐसे ही भारत चाह रहा है कि नहीं, अब हम भी करेंगे ऐसे। दक्षिण चीन के आसपास के जो देश हैं उनसे अपने रिलेशन सुधारेंगे, उनको गिफ्ट करेंगे, उनको मिसाइल कार्वेट देंगे या फिर और भी चीजें देंगे जिससे आप पर भी दबाव बना रहे, ठीक है। तो आईएनएस कृपाण इनको दिया गया है वियतनाम को, और भारत पहली बार ऐसा हुआ है किसी मित्र देश को पूरी तरीके से कार्यात्मक कार्वेट गिफ्ट किया हो। तो आईएनएस कृपाण यानी इंडियन नेवल शिप कृपाण जो है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, खोखरी क्लास की मिसाइल कार्वेट है, सेंसर और हथियारों से लैस है। वर्ल्ड मैप में अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो, वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। तो इस साइड आइएगा, आप पूर्व साइड आएंगे तो इधर देखो ये रहा साउथ चाइना सी, और यहीं पर ये जो कंट्री है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा किनारे तक ये कंट्री है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम, इसकी कैपिटल यहाँ पर है हनोई, ये है कैपिटल इसकी, ठीक है, वियतनाम की। तो इसी वियतनाम को दिया गया है जिससे इस सेक्टर में, इस रीजन में ना भारत का भी थोड़ा सा एक पहुंच रहे, एक कोई मित्र मुल्क रहे आसपास का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना?
तो दोस्तों ये बन गया है मिनर्वा अकादमी क्लब। इसने अभी स्वीडन में गोथिया कप जीता है। गोथिया कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, शायद आपने नाम नया सुना हो इसका। तो इसको मिनर्वा एकेडमी के द्वारा देखो जीता गया है। हिस्ट्री इन्होंने बना दिया है। 1700 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। तो स्वीडन का ही शीर्ष फुटबॉल क्लब बीके हैकेन जो है उसी का स्वामित्व है इसके पर, गोथिया कप पर, मतलब उसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। और गोथिया कप का पहला संस्करण 1975 में हुआ था। 110 पिचों पे 4500 से ज्यादा मैच अभी खेले गए, जिसमें विजेता बनी मिनर्वा अकादमी भारत की। क्लियर। आगे, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा किया हुआ है। तो देखो इसके तहत होगा क्या। पहले तो बाबा जी ने ये बूचड़खाने बंद करवाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो जानवर हैं जैसे कि बछड़े हो गए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे हुए, तो वो सभी जो पशु हुए वो बहुत सारे लोगों के फसलें भी गाँव वगैरह में ये नुकसान पहुंचाने लगे। ये बहुत कॉमन और जेन्युइन प्रॉब्लम है गाँव की। आज के टाइम पर अगर आप जाकर के पूछोगे तो बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हैं, और उनसे बचने के लिए यहाँ पर योगी सरकार जो है एक और योजना लाई हुई है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उनको रोका जा सकेगा, कम से कम वो दूर रहें। इसके लिए एक बाड़ व्यवस्था लगाई जाएगी। खेतों के किनारे किनारे बाड़ लगाया जाएगा। बाड़ मतलब समझ रहे हो, जो तार, जो कटीले तार का होता नहीं है, उसे कहते हैं बाड़, जो घेरा जाता है। तो वो बाड़ लगाया जाएगा और उसमें 12 वोल्ट का करंट दिया जाएगा, मतलब एक नाम मात्र का हल्का सा करंट उसमें सप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। जैसे ही कोई पशु उसको टच करेगा, खेतों में जाने की घुसने की कोशिश करेगा, टच करेगा तो हल्का सा उसे करंट लगेगा, साथ ही साथ में अलार्म बज उठेगा। तो इससे जो संपर्क में आने वाले नीलगाय हो गया, बंदर, सुअर, जंगली सुअर, जिनकी वजह से फसलें काफी ज्यादा बर्बाद हो जाती थी, नुकसान पहुंचता था, वो लोग खेतों से दूर रहेंगे। तो भाई जिन भाइयों का घर जो है वो खेतों के अगर आसपास है तो वो लोग भी टाएं टाएं से परेशान होने वाले हैं। आने वाले दिनों में रात भर उनको अलार्म सुनने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह खेतों में लगाया जाएगा। हाँ, अगर कोई इसको लगवाना चाहता है तो सरकार उसमें 60% तक का सब्सिडी देगी। ठीक है, ये सब्सिडी 1.43 लाख रुपए तक की होगी। ठीक है, अनुदान मतलब सब्सिडी। अगला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जान लो। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं के योगदान के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण किया गया? तो अभी इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेनाओं का जो योगदान रहा, भारतीय सेना बोले तो एक प्रकार से कहें कि भारतीय सैनिकों का जो योगदान रहा। भारत की कोई सेना ऐसा नहीं थे कि भारत की एक सेना गई हो लड़ने, लेकिन भारतीय सैनिक गए थे जो ब्रिटिश की तरफ से गए थे लड़ने। ठीक है ना, ब्रिटिश भारतीय की तरफ से। तो उनके योगदान के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है इटली में, और साथ ही साथ एक लिविंग वॉच का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एक समझ लो जीवंत घड़ी का भी उद्घाटन किया गया है, और इसका मोटो या कहें आदर्श वाक्य रखा गया है, वी ऑल लिव अंडर द सेम सन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये जीवंत घड़ी या कहें लिविंग वॉच बनाई गई है, और भारतीय सैनिकों के सम्मान में ये बनाई गई जो इतालवी अभियान में लड़ने के लिए गए हुए थे। और विक्टोरिया क्रॉस के नायक यशवंत घाटगड़े को श्रद्धांजलि भी देती है ये, जो तिबर घाटी में जाकर के वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर 28 जुलाई 2023 को सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों पीएम मोदी जी ये जाएंगे गांधीनगर गुजरात, और वहां पर करेंगे उद्घाटन सेमिकॉन इंडिया का। 28 जुलाई 2023 को करेंगे इसका उद्घाटन, सेमिकॉन इंडिया 2023। लेकिन उससे पहले, सेमिकॉन इंडिया से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी 25 तारीख से ही वहां के जो सीएम हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं, इन्होंने सेमीकंडक्टर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या अन्य सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो एटलीस्ट अर्धचालक के बारे में जान पाए कि अर्धचालक है क्या, सेमीकंडक्टर है क्या। ठीक है, वैसे मैं अपने स्टूडेंट को बता दूं, एक होता है कंडक्टर, मतलब जिसमें धारा आराम से फ्लो हो सकती है, करंट आराम से फ्लो हो सकती है। एक होता है इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे माइका हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये सब कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर वगैरह ले लो। सबसे ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल चांदी होता है, सिल्वर होता है, लेकिन चूंकि महंगा होता है इसलिए कॉपर पर हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब एक टर्म ऐसा आता है जो बीच का होता है, यानी
वो नॉर्मली देखा जाए तो वो कंडक्टर नहीं रहेगा, वो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। यानी नॉर्मली अगर है 0 डिग्री केल्विन पर तो वो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर दिया जाता है, इवन रूम टेम्परेचर में भी वो कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी कि वो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, वो चालक बन जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को अर्धचालक बोलते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, मोस्टली देखा जाता है जिसके वैलेंस बॉन्ड में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब आने वाले फ्यूचर में इसी सेमीकंडक्टर का जमाना है, क्योंकि इसी से बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही आने वाले समय में बूम होने वाला है। इसी को लेकर के सेमीकंडक्टर हब बनाने की घोषणा की गई थी, गुजरात में बनेगा। हालांकि अभी एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी थी, उससे डील थोड़ा सा डिले हो गई है, डिले क्या समझ लो, रद्द हो गई है। उसकी और वेदांता ग्रुप के बीच में ये डील हुई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित होनी थी गुजरात में, तो फिलहाल तुम नहीं कोई और सही, तो कोई और कंपनी आकर के वहां पर स्थापित करेगी, है ना। तो इसी को लेकर के सेमीकॉन इंडिया, एक प्रकार से पीएम मोदी जी यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिससे लोगों को भी और कंपनियों को भी पता चले कि हाँ इंडिया कितना सीरियस है, और वो आकर के इन्वेस्ट करें अगर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ये रहा गुजरात के बारे में अगर आप बेसिक जानना चाहो तो। और हमीर सागर, कांकरिया झील वगैरह, नल सरोवर, थोल झील यहाँ का प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा जो है ये गुजरात का ही है, कोस्टल बॉर्डर सबसे ज्यादा गुजरात की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। अगला, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। अच्छा, एक चीज और, अगर आप देखो यहाँ पर करंट अफेयर देख रहे हो ना, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास लिमिट होता है 20 से 25 मिनट का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ इसको परसों तो बताए थे, इसको अभी 3 दिन पहले तो बताए थे, तो उन चीजों को मैं सोचता हूँ कि चलो इनको 2-3 दिन पहले बताए थे तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे से पूरा प्रॉपर नॉलेज लेनी है ना, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। आप अगर लगातार 10 दिन या 15 दिन देखते हो, तब आपको एक बेहतरीन तरीके से नॉलेज मैं आपको दे पाऊंगा। तो आप कोशिश ये करो कि रेगुलरिटी बना करके रखो। ठीक है, चलो, हमारी वीडियोस थोड़ा सा लेट आती हैं लेकिन कंटेंट से भरपूर होती हैं। यहाँ पर रेडबुल के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेडबुल इस सीजन की ना सभी के सभी रेसेस जीत चुका है। जितनी भी रेस इस सीजन में हुई हैं, सभी रेडबुल के ही ड्राइवर ने जीते हैं, जिसमें से मैक्स वर्स्टैपेन तो ये तो भाई साहब लाजवाब हैं। इस साल अभी तक 11 रेस हुई हैं, जिनमें से 9 तो यही अकेले जीत चुके हैं। देखिए कौन कौन से जीते हैं, बहरीन, ऑस्ट्रेलियन और मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, हंगरी, ये 11 में से 9 ये जीते हैं। 2 और जीते हैं इन्हीं के ही टीम के, यानी कि रेडबुल के ही ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने, सऊदी अरब और अजरबैजान। तो आपको याद केवल यही याद रखना है, सऊदी अरब और अजरबैजान। बाकी सब में कुछ भी पूछा जाए तो आप मैक्स वर्स्टैपेन लगा देना। ये दोनों ही खिलाड़ी रेडबुल के हैं। ठीक है, और मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। वैसे अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के आगे सर लगा दो, नाइटहुड की भी उपाधि मिल चुकी है। तो सर लुइस हैमिल्टन जो है ये 100 से ज्यादा रेस जीतने वाले भी इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया के, और सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। वैसे लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। अगला, नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए हैं लोकेश एम। लोकेश एम दोस्तों आए हैं रितु माहेश्वरी की जगह पर। एक्चुअली में रितु माहेश्वरी को अभी आगरा डिवीजन में इनको ट्रांसफर किया गया है, आगरा का बना दिया गया है इनको कमिश्नर। तो अब लोकेश एम को यहाँ का नया सीईओ बनाया गया है, नोएडा प्राधिकरण का, नोएडा अथॉरिटी का। अब इसको समझिए, यूपी में ना 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है, कमिश्नर सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें आपका नोएडा भी शामिल है। नोएडा और लखनऊ वैसे आपको बता दें सबसे पहला उत्तर प्रदेश के पहले 2 जिले बने थे। आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जिसमें यूपी का लखनऊ है, नोएडा है, इसके अलावा आगरा भी है, कानपुर है, इलाहाबाद भी है। ठीक है, उसी में से लोकेश एम को बनाया गया है नोएडा अथॉरिटी का नया सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या समझो एक प्रकार से कमिश्नर ही। तो रितु माहेश्वरी को आगरा में ट्रांसफर किया गया है। जो यूपी स्पेशल एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो वन लाइनर फॉर्मेट जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे अभी सबर बैंक जो है, ये रूस की एक कंपनी है सबर बैंक, तो इसने अभी भारत में आईटी यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, बेंगलुरु कर्नाटक में यह स्थापित करेगी। ठीक है, और अभी मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है,
ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना। और अभी राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो कौन है अभी? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इन्होंने अभी उपाध्यक्ष के पैनल में 4 महिला सांसदों को नामित किया है। कितनी? 4 महिला सांसदों को। इसके अलावा विश्व डाउनिंग प्रिवेंशन दिवस ये मनाया गया 25 जुलाई को। क्लियर है? तो ऐसे आपको वन लाइनर भी दे दिया करूंगा, जिससे जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप कवर अप कर पाओगे। आगे अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जो कि है अपना रिवीजन वाला। लेकिन उससे पहले अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो जनवरी से जून का ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप MZT ऐप से जाकर के इसे ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप UPI के माध्यम से भी उसे ले सकते हैं। रिवीजन करते हैं। आज है 17वां दिन रिवीजन का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूर दिया है। और UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सत्यश्री रामचंद्र राव। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट यहाँ पर कर लो, हाईकोर्ट के। ठीक है। 19 से 22 जुलाई 2023 तक CEM 14 और MI 8 की बैठकों की मेजबानी गोवा ने किया है। अभी हाल ही में यस बैंक ने लाइफ को बनाओ रिच नाम से एक अभियान लॉन्च किया है और अपना नया लोगो जारी किया है। बोला तिनुबू ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा फिर से, अभी CGL में पूछा गया था। PM नरेंद्र मोदी जी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है राजस्थान में। और NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक हैं चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला। पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित विख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। ठीक है। ऐसे 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। TCS के CEO बन गए हैं K कृतिनिवासन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हाल ही में भारत ने 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। कई बार रिवीजन कराया गया आपका। एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में अभी एतिहाद एयरवेज जो है ये वर्ष 2023 की पर्यावरण एयरलाइन नामित की गई है, मतलब सबसे बेस्ट पर्यावरण यहाँ पर है। नमो शेतकारी महासमन योजना महाराष्ट्र ने शुरू करी हुई है। और केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 में GDP का 6.4% बताया गया है। अश्वनी कुमार जी को अभी हाल ही में यूको बैंक का नया MD नियुक्त किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी को नियमित करने पर अग्रणी देश बन गया है भारत। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड इसको जीता है RINL ने। ओके, देखो एक्चुअली ये 1400 क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन का नंबर जो है वो रिपीट हो गया है। चलिए परेशान मत होइए, ये 1400 क्वेश्चन हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, तो ये 1400 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, 70 दिनों में। चलिए तो अब हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन देखेंगे। कल मैंने पूछा था आपसे महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी। 2006 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, मनरेगा किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत जो है ICC वर्ल्ड कप कब जीता था? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे होता नहीं, कभी कभी आयोग भी गलती कर देता है क्वेश्चन जिस पर लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो इस पर भी आप लोग को ऑब्जेक्शन डाल देना था। 2007 में भी धोनी की कप्तानी ने भारत में वर्ल्ड कप जीता था और 2011 में भी जीता था। 2007 में ना T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, और 2011 में ODI का वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में ODI वर्ल्ड कप नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये दोनों ही आंसर आपका सही होगा। इस पर आप ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो रूस में भारत के राजदूत कौन है ये बताइए। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है 2023 में? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। ये सफलता बैच लेना चाहते हो तो चेकआउट करो MZT ऐप पर जाकर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।